जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, रिकवरी एजेंट की होम विजिट्स और कॉल को 100% बैन किस तरीके से करा जा सकता है। कई भाइयों का आपका सवाल रहता है ना कि सर हम इनसे कितने दिन इनके कॉल बंद करके रखें, कितने दिन इनको ब्लॉक करें, कितनी बार ये लोग घर पे आते हैं, इनको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। इसी को 100%, 1% नहीं है, होम विजिट तो 100% बंद हो जाएगी, कॉल्स 98% आपके बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको दिन में 100 कॉल आते थे तो 2 आएंगे, 500 आते थे तो 5 आएंगे, 5 4 आएंगे, 10 कुल मिला के, समझ रहे हो। होम विजिट प्रॉपरली 100% बंद करने का तरीका आज आपको बताने वाला हूँ, सामग्री बताने वाला हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि सर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं। जैसे आप कोई घर पे कोई दाल चावल कुछ बनाते हो या फिर कोई और चीज़ करते हो, तो उसके अंदर एक सामग्री लगती है। जैसे अगर आप दाल चावल बना रहे हो तो उसमें दाल और चावल तो होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो बन नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर आप भी इस होम विजिट को 100% बैन करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो आपको भी ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो भाई आपका होम विजिट बंद नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो देखो, आप लोग समझ लो कि होम विजिट सिर्फ दो ही कारणों की वजह से बंद हो सकती है। ठीक है, एक तो कारण है कि अगर आप फिजिकली और मेंटली उनको फेस करने को तैयार हो, एक दो विजिट उनकी झेलते हो, उनको मतलब सही तरीके से उनसे बात करते हो, कोड में बात करते हो, आरटीपी अपना राइट ऑफ पास सेटलमेंट करूंगा, ये सारी चीज़ें समझाते हो, तो वो वैसे भी आपके घर नहीं आने के। लेकिन कई लोग ये फेस करने को तैयार होते नहीं है। अब कई लोगों के पास इतने मल्टीपल लोन्स होते हैं, उन्होंने सब जोड़ जाड़ के 10 12 बैंकों से लोन ले रखा है, उनके इतने सारे हो क्रेडिट कार्ड हो रखे, इतने सारे अपना एनबीएफसी से लोन चल रहे हैं, तो वो इतने सारे रिकवरी वालों के एक साथ फेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनको? तो दूसरा और सिंगल जो सबसे मोस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव तरीका है, उस तरीके को आप लोग मान के चल सकते हो। आप लोग ऑनलाइन जितनी भी कंप्लेंट्स इनकी कर सकते हो वो कर सकते हो, समझ रहे हो। उसी के रूप में जैसे एक पूरा रोड मैप चलता है ना, कि पहले आपको ये चीज़ करनी है, उसके बाद ये चीज़ करनी है, उसके बाद ये चीज़ करनी है। 3 स्टेप आपको मिनिमम फॉलो करने पड़ेंगे। ये 3 स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप तो आप लोग समझ लो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको बैंक को पहले अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा तो हो सकता है कि मेरी विजिट ऐसे ही ना हो, मैं ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स वगैरह ना करूँ। या फिर कई लोग, हमारे बहुत महान लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे से आज ही मेरे एक बंदे से मेरी बात हुई थी सुबह कॉल पे। तो मैंने उसे बोला, उसका 3 महीने का डिफ़ॉल्ट था, तो रिकवरी वाला डेली घर पे परेशान कर रहा था मुझे। तो मैंने बोला कि आपको ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी और ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, तो आपको आपके घर पे कोई नहीं आएगा, उसके बाद कंप्लेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे पे बंदा बोलता है सर वो आता है, सही तरीके से बात करता है, गाली गलौज करी नहीं है अभी तक। मैंने बोला यार, गाली गलौज तो पहले तो बात आप छोड़ो, वो सही तरीके से बात कर रहा है, आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। आप में भी से कई भाई लोग होंगे जिनके घर पे कई रिकवरी वाला आया होगा, या फिर अभी नया नया डिफ़ॉल्ट है, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर रिकवरी वाले आप पे प्यार से बात कर रहे हैं ना, आपको प्यार से सब कुछ समझा रहे हैं, तो वो आप पे एहसान नहीं कर रहा, उनको करना पड़ेगा, वो उनकी ड्यूटी है। उनके बाप से लोन नहीं लिया आपने, जेनुअनली अगर मैं आपको बताऊँ तो। ठीक है, कॉल पे गारंटी 105% कि आप पे कोई ना कोई रिकवरी वाला बदतमीजी करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्यों? क्योंकि कॉल पे ये लोग सुअर के पिल्ले, जो भी हम इनको कह सकते हैं, ठीक है, वो कॉल पे कई बार फॉरवर्डेड नंबर लगा के रखते हैं, तो उनके नंबर ट्रेस करने में बड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से समझ में नहीं आ पाता, और पता भी नहीं चल पाता कि जेन्युइन नंबर कौन सा है, इसलिए कंप्लेंट वगैरह भी ज़्यादा काम नहीं आती है। तो आपको पहले महीने से ही बैंक को ज़रूर अप्रोच करना है, बैंक को कंप्लेंट ज़रूर डालनी है। ठीक है, दूसरा तरीका भी है आरबीआई में कंप्लेंट डलवाने का, लेकिन वो तरीके पे क्यों जाना? अगर आप सामग्री पहले ही बना के रखोगे, सारी चीज़ें तैयार करके रखोगे, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ सारे लोगों को भी कि आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना प्रायर नोटिस का बेनिफिट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रायर नोटिस का पहला बेनिफिट तो यही है कि आप उसके बिहाफ पे, जो आपने स्पीड पोस्ट करवाया होगा ना, स्लिप वगैरह भेजी होगी, या फिर आपने जो मेल करा होगा, तो उनके जो स्क्रीनशॉट या फिर जो भी वो रहते हैं स्लिप वगैरह, वो एज अ कंप्लेंट डॉक्यूमेंट की तरह से रजिस्टर हो जाते हैं आरबीआई में। चाहे आपने डिफ़ॉल्ट के पहले भेजे हों या डिफ़ॉल्ट के बाद भी भेजे हों, बाद भी भेजे होंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि आरबीआई का एक पैनल चलता है। ठीक है, एक रूल है कि आप 30 डेज़ के बाद ही कंप्लेंट कर सकते हो आरबीआई में। आपने बैंक को कंप्लेंट करी, उसके 30 डेज़ के बाद कंप्लेंट करी। ठीक है, जैसे मैं एक किस्सा बताता हूँ, कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी। एक बंदे की हमने आरबीआई में कंप्लेंट वगैरह करवाई थी,
और उसने पहले खुद भी डाली थी अपनी तरफ से, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला था कि सर ये काम नहीं करता, आरबीआई में हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, उन्होंने तो क्लोज़ कर दी वो। तो मैंने उन पे बोला, मैं कहा अच्छा ऐसी बात है तो बताइए आपका डिफ़ॉल्ट वगैरह कब हुआ। तो अगला बंदा कहता पिछले महीने की 15 तारीख को हुआ था। मैंने एक वीडियो में और भी बताया था आप लोगों को, ठीक है, समझो 15 तारीख को हुआ था पिछले महीने के डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आपने कंप्लेंट कब करी? तो कह रहे 4 तारीख को। मैंने बोला यार मेरे भाई, अगर मैं पूरा जोड़ भी लो तो 15 के 15 दिन आगे लगा लो, 16 दिन भी मान लेते हैं, और 4 दिन ये हो गया, 30 का महीना था, ठीक है। तो तुम्हारे कुल मिला के 20 ही दिन बन रहा है, या 20 या 21 दिन मान लो, चलो ठीक है। अभी तुम्हारे डिफ़ॉल्ट को 21 दिन नहीं हुआ, तुमने कंप्लेंट डाल दी आरबीआई में, तो वो कैसे रिजेक्ट नहीं होगी? उसको तो 100% रिजेक्ट होना ही होना है। अगर तुम सोच के बैठे हो ना कि मैं कोई भी डेट डाल दूंगा वहाँ पर कुछ नहीं होगा, अगर सुनो, ऐसा होता है कि आरबीआई में जो कंप्लेंट वगैरह डालते हैं उनकी प्रॉपर फाइल्स बनती है मेरे भाई, उन पे एक ऑफिसर वो होता है अपॉइंटेड, वो उस केस को मैनेज करता है। जनरली बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई महा मजाक चल रहा हो, आप लोग कुछ भी डेट डाल देते हो, कुछ भी वो कर देते हो, कंप्लेंट आपने पहले कर नहीं रखी होती है। हाँ, दूसरे तरीके भी हैं, आप उस तरीके से भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग हर बार वही चीज़ें चुनो। कई लोग मेरे पास आते हैं, 6-6 महीने हो रखे हैं डिफ़ॉल्ट को, जब रिकवरी वाला ज़्यादा इनके घर पे आने लगता है ना, डेली बैठने लगते हैं आगे 1-1 घंटा, तब ये लोग दौड़ते हैं, तब ये लोग सोचते हैं। उन पर पूछो कि आपने कोई कंप्लेंट करी थी मेल पे, कोई आपने लेटर भेजा हो, कोई ट्वीट करा हो? नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं करा। अरे मेरे भाई, तेरे वो अकल का अंधा है क्या तू, क्या है? जनरली मैं बोलना चाहूँगा, क्या हो मतलब ये, जब तक तुम्हारे ऊपर लठ ना बजे, जो कहते हैं ना नॉर्मली, तब तक तुमको कोई चीज़ करनी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं भाई, बुरा ना लगे, लेकिन अगर डेली आपके, अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, ठीक है। आप कोई भी कितना बड़ा भी एक्सपर्ट होगा ना, पूरी दुनिया का, अगर आपके घर पे डेली रिकवरी वाला आने लग रहा है और वो बैठने लग रहा है, वो भी अगर कंप्लेंट करेगा ना, तो कम से कम 1 हफ्ता जाएगा कंप्लेंट की सुनवाई में और रिकवरी रुकने में। यही काम तुम अगर पहले महीने में ही कर लो तो तुम्हारे आगे चल के विजिट ही नहीं होगी। एक मेरे क्लाइंट थे दिल्ली के ही, मालवीय नगर के, ठीक है, उनका 50-55 लाख रुपए का सब क्रेडिट कार्ड और लोन वगैरह मिला के इतना ही कुछ बन रहा था। आपको पता है उनके घर में कितनी विजिट हुई होंगी? वो अपने सेम एड्रेस पे रहते थे, और सब जोड़ जाड़ के एनबीएफसी और बैंक मिला के 12 जगह से था एक तरीके से उनका। तो कितनी विजिट हुई होंगी उनके यहाँ पर? उनके यहाँ पर विजिट हुई एक, सिर्फ एक विजिट हुई थी उस बंदे के घर में, और वो भी उसी की गलती की वजह से हुई थी। बताओ कैसे? क्योंकि सबकी कंप्लेंट द्वारा डलवाई गई थी, ठीक है। सबकी पहले ही मंथ के अंदर, पहले तो मेल चला गया, प्रायर नोटिस चला गया। प्रायर नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पता है अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि प्रायर नोटिस किसी काम भी आता है कि नहीं आता, समझ रहे हो? मैं आपको यहाँ तक बता देना चाहता हूँ प्रायर नोटिस कितना काम आता है। अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है, प्रायर नोटिस के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पे कोई केस होता है सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का या कुछ भी है, आप उस डॉक्यूमेंट को दे सकते हो कि भाई साहब देखिए मैंने शुरुआत में प्रायर नोटिस के बारे में बताया था। और हाँ, जो फॉर्जरी का केस होता है ना हमारा, जो 420 का, वो केस फाइल ही नहीं हो सकता अगर आपने प्रायर नोटिस दिया होगा। अगर आपने बैंक को पहले इन्फॉर्म करा होगा कि मेरा डिफॉल्ट हो सकता है, मेरी स्थिति खराब है, उनके पास कोई ऑब्जेक्शन रहता ही नहीं है। अगर केस फाइल भी करने जाएंगे, फाइल कर भी देंगे, तो पहली डेट में केस खारिज हो जाएगा, समझे? कि भाई साहब इसने तो, बंदे ने बता रखा था, इसका तो मतलब कोई जेन्युइन डिफॉल्ट है, इसने तो कोई फ्रॉड वगैरह करा नहीं, वहाँ पर बात खत्म हो जाएगी, समझे? बाकी मेल्स नोडल ऑफिसर को मेल करी जाती है, बाकी सारी चीज़ें करी जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी चीज़ें कराई जाती है, ठीक है। 55 लाख वाले केस में लमसम सारे लोग थे, उनका पहले ही मैं प्रायर नोटिस चला गया। उसके बाद जैसे ही डिफॉल्ट हुआ, अगले दिन ही मेल पड़ा था, अगले दिन ही जस्ट मेल पड़ा कि रिकवरी वाले के ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, परेशान। और कई लोग पता है कंप्लेंट भी करेंगे तो इस तरीके से करता है, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। देखो, आपको कॉल कर रहे हैं ये कोई कंप्लेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर आप पे कॉल पे बदतमीजी करी जा रही है वो कंप्लेंट होती है, अगर आपसे गाली गलौज करी जा रही है वो कंप्लेंट होती है, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को कॉल करा जा रहा है तो वो कंप्लेंट होती है, ये कंप्लेंट्स होती है। अब ये नहीं कह सकते मेरे को कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब ये कह सकते अब्यूज़ हो रहा है, सीधी सी बात, नहीं भी हो रहा लिख दो, बोलो और बताओ। कोई ना कोई एक आधी रिकॉर्डिंग तुम्हें कभी ना कभी मिल ही जाएगी जिसमें तुम्हें थोड़ी बहुत तो गाली गलौज करी जाएगी रिकवरी वालों के द्वारा, मैं जेनुअनली कह रहा हूँ, ठीक है। तो उनके 55 लाख के लोन के डिफॉल्ट में एक विजिट क्यों हुई थी भाई, मैं ये बता देता हूँ। चलो, हमने सब करवा लिया आरबीआई वगैरह में, उसमें ऐसे हुई थी कि उनका एक नावी का लोन था जो 25,000 रुपये का था मात्र, छोटा सा, ठीक है। एन मौके पे उन्होंने सबकी किस्त वगैरह भरी थी, तो एंड में ज़्यादा कुछ हाथ ढीला हो गया था तो उन्होंने ले लिया था एक, समझ रहे हो?
तो उसकी किस्त इन्होंने सोची थी कि यार मैं चला दूंगा, इन पे छूट गई। उस चक्कर में इनको उसकी विजिट हुई थी। उस पर भी आप लोग बात मानोगे, मैं आपको जेनुअनली बताऊं, जब क्लाइंट पे मैंने बोला कि यार अब तुम 25,000 क्या भरोगे, इसको भी डिफॉल्ट करो, इसकी भी सेटलमेंट करना आगे चल के, ठीक है, तो उस पर भी कंप्लेंट हुई, उसकी भी फिर कोई दोबारा विजिट नहीं हुई है। विजिट आपके हाथ में है, होम विजिट रोकना आपके हाथ में है। अगर आपके घर पे होम विजिट हो रही है, इसमें 100% आपकी गलती है। होम विजिट को प्रॉपरली तोड़ा जा सकता है, मैं बता रहा हूँ क्यों तोड़ा जाता है। क्योंकि देखो, जो आरबीआई में कंप्लेंट डाली जाती है, वहां से आरबीआई मोटी पेनल्टी लगाता है। अब कई लोग आरबीआई में भी कंप्लेंट करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं, एक गलती उन पर भी हो जाती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपने आरबीआई में कंप्लेंट करी, ओके, आपकी एक्सेप्ट भी हो गई, आपके डेज भी पूरे थे, ठीक है, आपने पहले बैंक को भी कुछ कर रखा था कंप्लेंट वगैरह, वो डॉक्यूमेंट भी था आपके पास। गलती कहाँ हो जाती है? गलती यहाँ हो जाती है कि आगे चल के ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेंट कर दी है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, वो एक तरीके से केस चलता है। आरबीआई का जो ओम्बुड्समैन है ना, वो भी एक तरीके का वही है, वहाँ पर आपकी केस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब आपको आरबीआई का जो बीओ होता है, बैंकिंग ऑफिसर, ठीक है, उसकी बहुत मान्यता होती है, मैं बता दूँ कैसे। वो आपको मेल्स वगैरह करता है, कई बार कॉल भी करता है। कॉल बहुत कम चांसेस होता है जब आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते हो ना। जैसे मान लो आरबीआई, मैं आपको एक केस बताता हूँ, मेरा ये क्लाइंट था, तो हुआ क्या था कि उसको मेल्स आ रहे थे शुरुआत में लगातार। अब वो ये है कि ढीठ बुद्धि है, मेल चेक करना नहीं है, जबकि सारा काम मेल से ही होना है। अगर व्हाट्सअप पे इन लोगों को एक मैसेज आ जाएगा सिंपली कि हाँ आपको इस कोड से ही आया है, तो डर जाएंगे, मेल चेक नहीं करना। मेल क्या ज़रूरी चेक करना है नहीं। तो उसको 2-4 बार बीओ ने मेल करे होंगे कि आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करिए, आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए, हमें नहीं दिया। तो एक बार कॉल आ गया सीधा आरबीआई से, तो कॉल आ गया तो इस बंदे ने मुझे मर्ज कर दिया। तो मैंने बात करी बेहद पे, मैं कहा हाँ जी बताइए क्या है। तो कह रहा मैंने आपको मेल कर रखे थे, उस पर रिकॉर्डिंग वगैरह आपने कुछ दी नहीं है, अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं दोगे तो ये कंप्लेंट में क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है, तो बैंक के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाएगा। अपने मुंह से बीए वो बता रहा है, समझ रहे हो। ये बात नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बीओ अपने मुंह से बता रहा था कि मैं देखो, आप रिकॉर्डिंग कुछ प्रोवाइड करो, मैं बैंक के ऊपर पेनल्टी लगवा दूंगा, जो होगा मैं अपनी तरफ से देख लूंगा, विजिट वगैरह जो भी होंगे आपकी सबके रुक जाएंगे, ठीक है, और जो एजेंसी होगी उसके ऊपर भी फाइन लग जाएगा। समझ गए। अब इसकी जगह पे बंदे ने अगर रिकॉर्डिंग नहीं दी होती, मेरे से बात करी, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल थी तो वो दी गई। 15,000 रुपये का कंपनसेशन मिला था बंदे को, ठीक है। 15,000 रुपये मिलते नहीं हाथ में, वो कट जाता है जो भी लोन या कार्ड वगैरह होते हैं। तो ऐसे में उनका आएगा 90,000 का, उस बैंक से कुछ लोन वगैरह था, तो वो कट के कुछ 60-65 रह गया था, ऐसा कुछ होगा अमाउंट, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो उतना अमाउंट रह गया था वहाँ पर, आप समझ गए। अब अगर ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं हुई होती तो वो केस क्लोज हो जाता, फिर से उनको कॉल आने लगती, समझ रहे हो। आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ प्रूफ वगैरह वहाँ पर देने पड़ेंगे। बैंक गिल्टी होता है तो फिर पता क्या होता है, 15,000 की पेनल्टी पड़ी। अब आपको लग रहा होगा 15,000 भरने थोड़ा ना पड़े, उन्हें तो लोन में से काट लिया। तो मेरे भाई वो देने पड़ते हैं, एजेंसी ओनर को अपनी जेब से देने पड़ते हैं, पहली बात तो सुनो। बैंक अपने ऊपर नहीं देखता, ये एजेंसी ओनर अपनी जेब से देगा ये, ठीक है, उसकी जेब से पैसा गया 15,000 का। सेकेंडरी चीज़ है, फिर वो एक पेनल्टी चढ़ गई है और एक सस्पेंशन का वो चढ़ गया। 3 बार मैंने बताया था ना कि 3 कंप्लेंट्स अगर लगातार हो जाए और उन्हें गिल्टी प्रूफ हो जाए तो मेरे भाई वो एजेंसी बंद हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए उसके ऊपर एक तो पहले तो एक पेनल्टी चढ़ गई जो सस्पेंशन की तरफ ले जा सकती है। सेकेंडरी चीज़, उसके ऊपर और पेनल्टी लगाता है बैंक अपनी तरफ से, वो हमें डिस्क्लोज नहीं करी जाती है। जो भी उनका अमाउंट होता होगा बैंक लगा रहा, कम नहीं लगाएगा, पहली बात तो समझ रहे हो। अच्छा खासा अमाउंट वो भी चार्ज करते हैं पेनल्टी पे उनके ऊपर। सेकेंडरी चीज़ एक और है कि अब आप एक रेड लिस्टेड कस्टमर हो गए हो। अब ये रेड लिस्टेड कस्टमर क्या है, और मैं 2 तरीके का कस्टमर होते हैं रिकवरी की दुनिया के अंदर। एक को कहते हैं रेड लिस्टेड कस्टमर, रेड लिस्टेड कस्टमर, और एक है ब्लैक लिस्टेड कस्टमर। अब ये ब्लैक लिस्ट वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वो नहीं है। राइट ऑफ वाले में मैं बोलता हूँ ना कि अब आप ब्लैक लिस्टेड हो गए हो, वो नहीं है। ये रिकवरी के कोड रहते हैं। जैसे अगर आपको पता होगा कि अगर आप पेमेंट के लिए मना कर दो, आरटीवी डलवा दो, रिफ्यूज टू पे कर दो, तो आपके ऊपर विजिट वगैरह उतनी खास होती नहीं है। बट वहीं पर अगर आप बोलोगे कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा या मैं करवा दूंगा, पीटीपी बोल देते हो, तो वहाँ पर विजिट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, प्रॉमिस टू पे हो जाता है। वैसे ही ये रेड लिस्टेड कस्टमर होते हैं और ब्लैक लिस्टेड होते हैं। ब्लैक लिस्टेड कस्टमर के पास कोई भी एजेंसी कभी भी अपना चेहरा दिखाने जाएगी ही नहीं, उसको कॉल भी नाम मात्र आते हैं। आप सोच लो कि अगर उसके 10 जगह लोन होंगे और उसने 10 में 10 के 10 उसमें ये ब्लैक लिस्टेड होगा, तो 500 कॉल जहाँ पर पहले आते होंगे ना, तो उसको कॉल आएंगे 2-5 बड़ी मुश्किल से।
वो भी कॉल्स ऐसे होंगे कि पेमेंट सर करवाओगे, नहीं मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगा, बस ठीक है काट दिया कोई बात नहीं, ऐसे कॉल्स आएंगे उसको। अब ये रेड लिस्ट कस्टमर बनना कैसे होता है, यही कंप्लेंट्स करके, ठीक है। आप जब कंप्लेंट करोगे और बार बार इनसे मुआवजा लोगे इनकी गलती का, तो आप पहले रेड लिस्ट में आओगे और उसके बाद फिर ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे एजेंसीज के द्वारा। और ये जो डाटा है ना, आप कई बार लोग बोलेंगे सर एक एजेंसी ने तो मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया, बट उसके बाद एजेंसी चेंज हो गया अगले महीने, तो वो ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ मैं। आपका जो डाटा है ना वो पूरा का पूरा एक्सेल फाइल के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। अगर एक एक्सेल फाइल में आप ब्लैक लिस्टेड हो गए हो, तो दूसरे वाली एजेंसी में भी आप ब्लैक लिस्टेड ही रहोगे, और उसको कोई चुल्ल नहीं मची हुई कि वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा और अपने ऊपर पेनल्टी खाएगा मोटी, समझ रहे हो। क्योंकि भैया ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, उनको आपके लोन से जब लॉस ही हो रहा है तो फिर वो क्यों आपको परेशान करेंगे ये बताओ। अब एक एजेंसी वाला या एक रिकवरी एजेंट जिसके ऊपर आपने कंप्लेंट डाल रखी है, अगर वो दोबारा विजिट करने आएगा आप एक और कंप्लेंट डाल दोगे, उसकी नौकरी जानी है फिर। तो इसीलिए इस तरीका है, इसी तरीके से आप अपनी रिकवरी को 100% बैन कर सकते हो, ठीक है। लोगों की बातों में मत आओ कि भाई साहब ये मत करो वो मत करो। आपको पता है मैं एक भाई से बात कर रहा था, ठीक है, तो उन्होंने मेरे पे बोला कि सर मेरा एक दोस्त था वो मुझे बता रहा था कि दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, आप लोन भर दो या फिर जो भी है फलाना ढिमकाना। तो मैंने उन्हें यही बोला कि देखो अगर आपके पास फंड होता तो आप ये चीज़ करते ही नहीं कभी, मैं जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा ही किस्सा था, एक लड़की थी, ठीक है, उसके कुछ लोन्स वगैरह डिफ़ॉल्ट हुए थे, उसके फादर का इलाज वगैरह चल रहा था, तो फादर वैसे पास आउट हो गए उनके, ओके। तो इलाज में कुछ 2-4 लाख रुपए खर्चा हो गए, उसने लोन्स वगैरह भी लिए थे, कुछ इस बेचारी की सेविंग वगैरह भी चली गई, उसने बहुत दिन भरा भी। जब उसके पास जॉब नहीं रही तो वो घर में बैठ गई। अब तो वो हमसे सलाह वगैरह ले रही थी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सलाह वगैरह ले रही थी, मैं समझाया वगैरह उनको सारी चीज़ें, वो हमारी चीज़ों को फॉलो भी करा उन्होंने। एक दिन उनकी मदर को फ़ोन चला गया, सुनना आप किस्सा, ठीक है, क्योंकि कई बार रेफरेंस में नंबर पड़े होते तो मदर वगैरह को फ़ोन कर देते, उनको बता दिया कि इतना इतना लोन है। मदर भाई साहब बिल्कुल भर गई, कहता नहीं है कि लोन क्यों लिया फलाना ढिमकाना। तो उसने बताया कि भाई मैंने फादर के इलाज के लिए लिया था। कह रहा कहाँ खर्चा करा तूने, ये बता फलाना ढिमकाना। तो वो बेचारी थोड़ा डर वर गई थी, तो उसने मेरे से बात करवाई, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने बात करी तो पहले तो वो बोले कि आप मेरी बेटी को गलत सिखा रहे हो। मैं कहा मैं गलत क्या सिखा रहा हूँ जी। तो कह रहा नहीं हमने लिया है तो भरना चाहिए। तो मैंने बोला एक काम करो मैडम, अगर आप अपनी बेटी की इतनी ज़्यादा वो बन रही हो जेनुअनली, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ हिपोक्रेसी कहाँ से आती है लोगों की, ठीक है। आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर जो घर वाले हैं ना वो कितने बड़े हिपोक्रेट है मैं बताता हूँ। तो मैंने बोला कि अगर आप इतनी बड़ी वो बन रहे हो, सगी माँ थी, ठीक है, तो आप लोन भर दो अपनी बेटी का, एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, बेटी को क्यों इस पछड़े में डालना है ना। तो कहता नहीं हमारे पास पैसे होते तो भर ही देते, वो तो कोई बात नहीं। तो मैंने बोला जब पैसा नहीं है तो जो कानूनी तरीका है उसको फॉलो करो, क्यों लड़ना। अब बेटी पे चिल्लाओगे, बेटी ने खर्चा कर दिया होगा बाप के टाइम पे, पैसा हॉस्पिटल में दे दिया होगा, तो वो तुमको लिखित में तो देगी नहीं कि हाँ 1000 रुपये यहाँ खर्चा हो गए, 500 यहाँ खर्चा होगा, 200 यहाँ खर्चा होगा। आपको नहीं दिखा होगा जब उनकी दवाई आ रही होगी या फिर कुछ और चीज़ें होंगी, तब कहाँ से पैसा आ रहा था या फिर क्या हो रहा था, है ना। तो फिर वो थोड़ा समझी, सारी चीज़ें समझने के बाद बोली हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है। मैं यही इसीलिए चाहती थी कि हमारा बच्चा फंसे ना कहीं पर भी है। मैं कहा चाहती तो आप हो, लेकिन जिस तरीके से आप एकदम बंदों पे, अब ये सोचो कि अब एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जिसके ऊपर मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, ठीक है, और वो जॉब से रात में आता है पूरे दिन भर लगा के, और अपने घर वालों से फिर ताने खाता है कि तूने लोन क्यों लिया, ये क्यों करा, वो क्यों करा। घर वालों को खर्चा करने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। जो फंक्शन में होता है ना कि आप यहाँ पर इतना लगवा दो, यहाँ पर इतना कर दो। एक एग्जांपल देता हूँ, एक जॉइंट फैमिली थी, उसमें जो सबसे बड़ा बेटा था ना वही सारी चीज़ें संभालता था पहले, घर बनाने से लेके सब चीज़ों के लिए उसने लोन लिया अपनी आईडी पे। जब वो लोन डिफ़ॉल्ट हुआ ना तो सारे भाई और बाकी चीज़ें मिलके इनके पिता वगैरह कि ये तो क्यों कर लिया, क्यों इतना नहीं है, भर क्यों नहीं पा रहे, फलाना ढिमकाना। वो बंदा मेरे को बोला कि सर मैंने कम से कम सालों से अभी तक भरता हुआ आ रहा हूँ, लेता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ घर पे लगाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन एक दिन में ये लोग इतने तरीके से, वो उल्टे तरीके से बात करने लगता है। मैंने बोला अब इसका सल्यूशन भी बताया मैंने उन लोगों को, ठीक है, सबको, तो आपको भी बताता हूँ। आपको अपनी फैमिली से कभी लोन के बारे में बात करनी ही नहीं है जेनुअनली। अनसिक्योर लोन का सबसे बड़ा वरदान ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप एक तरीके से दिवालिया हो चुके हो, ख़त्म हो चुके हो, कोई बात नहीं, मत भरो, आगे चल के सेटलमेंट हो जाएगी, सीधी बात है, ख़त्म कहानी वहाँ पर। जो नोटिस आएंगे उनके जवाब हो जाएंगे, विजिट वगैरह कंप्लेंट्स पे रुक जाएंगी, कॉल्स वगैरह थोड़े आ रहे हैं, अपना नंबर बंद कर सकते हो, दूसरे जो फैमिली वाले हैं उन पर बोल सकते हो कि या तो आप ब्लॉक कर दो या फिर मैं कंप्लेंट करके आप नंबर भी हटवा सकता हूँ उन लोगों का,
वहाँ से जो रेफरेंस पे दिया होता है या फिर कुछ और ना, तो उनके नंबर्स वगैरह भी हट जाते हैं। तो आपको किसी के सामने दबने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोग दबोगे इतना ये लोग आपको तड़पाएंगे, परेशान करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा ना, जब लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला होता है या होता है, सबसे पहले परेशान रिकवरी वालों से पहले घर वाले करते हैं। जनरली बता रहा हूँ, सबसे पहले परेशान वो करेंगे। तो इसीलिए अपनी फैमिली वालों को कभी भी अपना लोन के अंदर इन्वॉल्व करा ही मत करो, ख़त्म कहानी वहीं पर, ठीक है। खुद का लोन ना खुद झेल लिया जाएगा, खुद हो जाएगा, घर वालों से कम टेंशन मिलेगी। आप जा रहे हो, रात में जाके बैठ रहे हो, वहाँ पर आपके 10 बातें सुनाई जा रही हैं, आपको फेलियर बताया जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है? किसी का बाप को तो खाया नहीं है। बैंक से एग्रीमेंट करके लोन लिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट करके लोन लिया गया था। अब जब पैसे नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, सिंपली बात है। आगे चल के भर दिया जाएगा, और क्या होगा, है ना। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, अभी ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। थोड़ा तबीयत अभी नासार चल रही है, हल्का हल्का ही चल रहा है, बट मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि डेली वीडियो ला पाऊँ, ठीक है। और मैं कोशिश भी करूँगा कि डेली आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।